नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर पीडीए के इर्द गिर्द घूमने लगी है। लेकिन इस बार पीडीए की परिभाषा में थोड़ा बदलाव है, लेकिन बहुत कुछ खास है पीडीए की नई परिभाषा, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तो है ही, साथ ही जुड़ गए हैं पीड़ित पंडित, जिस पर अब 27 की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है और छिड़ गया है सियासी संग्राम। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार के बीच 27 का सियासी दांव अब ब्राह्मण है, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। इस मोर्चाबंदी में सपा ने ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए पार्टी के दफ्तर में ब्राह्मण सम्मेलन कराया। सम्मेलन से ब्राह्मणों को साधा ही पीडीए फॉर्मूले को और धार देने की कोशिश भी हुई। पीडीए और ब्राह्मण की नई व्याख्याओं ने सियासी बहस को और गर्मा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 का चुनाव विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ सामाजिक समीकरणों की भी बड़ी परीक्षा रहने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मण समाज के साथ सपा की केमिस्ट्री यदि बनती है तो क्या यूपी का चुनावी गेम बदल जाएगा? अब यूपी 2027 की जंग में जातीय गणित और पीडीए पर सियासी संग्राम के इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए की नई व्याख्या करते हुए कहा कि पीड़ित पंडित भी पीडीए का हिस्सा है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सपा इसे सामाजिक न्याय और व्यापक सामाजिक गठजोड़ का विस्तार बता रही है, जबकि बीजेपी इसे चुनावी मजबूरी और वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। कांग्रेस भी इस बहस में उतर आई है और दोनों दलों पर निशाना साध रही है। दरअसल हाल के महीनों में सपा के कई ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए गए और अब जनेश्वर मिश्र जयंती के अवसर पर भी इसे बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में पेश किया गया है। और समाजवादी पार्टी का ये ब्राह्मण मिलन समारोह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उसकी व्यापक सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी अब केवल पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तक सीमित रहने की बजाय ब्राह्मण समाज तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर ब्राह्मणों को साधते हुए कहा कि सपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हमने ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान दिया है। विधानसभा का सबसे बड़ा पद हमने माता प्रसाद पांडे को दिया है। सपा हमेशा सबका सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी। अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। विरोधियों पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि पीडीए में पीड़ित पंडित भी हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। अखिलेश के इस बयान को उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की राजनीति और उसके बदलते राजनीतिक विमर्श से जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब साफ है, यूपी की सत्ता हासिल करने में ब्राह्मण वोटर्स काफी अहम है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ब्राह्मण वोटों की राजनीतिक ताकत कितनी है, जिसके दम पर सपा बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। उत्तर प्रदेश में क्या है ब्राह्मण वोटर्स की संख्या और उसके समीकरण, डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 12%। 403 में करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक। मध्य और पूर्वी यूपी में 60 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स का प्रभाव। मध्य और पूर्वी यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 20% से भी अधिक। प्रदेश की 200 सीटों पर करीब 10,000 ब्राह्मण आबादी। 110 से 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स डालते हैं असर। प्रयागराज समेत 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां ब्राह्मणों की संख्या 40% से भी ज्यादा। वर्तमान में ब्राह्मण विधायक एनडीए 46, समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस 1।
यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी एजेंडा सेट किए जाने के साथ साथ जाति के इर्द गिर्द ताना बाना बुना जा रहा है। ऐसे में सूबे की सियासी बाजी जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुट गई है। यही वजह है कि फिर एक बार पीडीए की नई परिभाषा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। अखिलेश के बयान और ब्राह्मण सम्मेलन को बीजेपी नेता तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। भाजपा नेता पूछ रहे हैं कि उनके पीडीए में ब्राह्मण कहां हैं? उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे शाहजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, सब यहाँ संतोष सिंह जी, यहाँ सब लोग खड़े। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति है समाजवादी पार्टी का, और इनका ब्राह्मण समाज से, सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। मुझे बताइए, उनके पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब कहाँ से ब्राह्मण सम्मेलन आ गया? और मुझे समझ में नहीं आता ब्राह्मण कोई क्यों जा रहा है उनके सम्मेलन में। आज ही उनका पीडीए आज पीट दिया अल्पसंख्यक बलरामपुर में यादव को। क्या उस पर आवाज निकली प्रेस वार्ता में? क्या कभी वो बोले? इनका पीडीए पीट दिया प्रयागराज में 3 गुप्ता परिवार को। माँ बाप अपने बेटी की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे थे तो सपाई जो है परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दिया। यही पीडीए की बात कर रहे हैं? कौन सा पीडीए चलाते हैं? बहरहाल अब यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल सियासी समीकरण के साथ ही जातिगत समीकरण साधने में जुट गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ब्राह्मणों को साधने की कवायद पीडीए को विस्तार देने के फॉर्मूले के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि 27 के इलेक्शन के पहले सपा के ये दांव क्या भाजपा के लिए चुनौती बनेगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय सिर्फ वोट ही नहीं करता बल्कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करता है। देखिए, आजादी से अब तक में हम देखें तो 90 के दशक तक ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ खड़ा रहा तो कांग्रेस की सरकार बनती रही। ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस का छोड़ते ही साथ सत्ता से वो बाहर हो गई और 2007 में ब्राह्मणों ने बसपा की हाथी पर सवार हुए तो मायावती की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। इसके बाद अलग अलग पार्टियों में बंटता रहा, लेकिन 2014 से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। अब एक बार फिर से 2027 के इलेक्शन से पहले सूबे में सबकी नजर ब्राह्मण वोटर्स पे है। राजनीतिक पार्टियां इन वोटर्स को साधने में किसी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं और सभी दलों ने ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। साफ है कि ब्राह्मण वोटर्स यूपी की सियासत के लिए जरूरी हैं, लेकिन अब देखना है कि ब्राह्मण समाज 2027 में किसकी नैया पर सवार होते हैं। ये सवाल भी है और लगातार देखिए जिस तरीके से एक इलेक्शन उत्तर प्रदेश का अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक अहम पहलू ये भी होगा कि जो पीडीए का फैक्टर समाजवादी पार्टी लेकर आई, जो नारा लेकर आई, उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो ठीक है, लेकिन पीड़ित पंडित जो ऐड ऑन किया गया और उसको लेकर जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या वाकई में जो सम्मेलन हो रहे हैं, जिस तरीके से साधने की कोशिश हो रही है, ये सफल हो पाएगा? बहुत सारे फैक्टर हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके और हर चीज को इसमें समझना पड़ेगा। तो हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ दारा सिंह यादव अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आजाद समाज पार्टी से हमारे साथ देव प्रताप सिंह हैं। देव प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हालांकि समाजवादी पार्टी से ही चाह रही थी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, जुड़ गए हैं। चलिए, दारा सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की हम शुरुआत उन्हीं से करते हैं। दारा सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? दारा सिंह जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है।
एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि चर्चा पूरी उसी से शुरू होती है और उसको समझना बेहद ज़रूरी है। पीडीए हमें पता था, और पीडीए के बाद जो पीड़ित पंडित आया, थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि एक लब्बो लुआब जो मैं समझ पा रही हूँ, इलेक्शन के समय पे ब्राह्मण वोटर्स को रिझाना है, सारी चीज़ें करना है, लेकिन पहले आया था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब वो पीड़ित पंडित एकदम से आया और बड़े जोर शोर से अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है ब्राह्मणों का साथ मिलेगा, या ऐसा महसूस हुआ इतने समय में पीडीए के पहले वाले फैक्टर के बाद कि पीड़ित पंडित को ऐड ऑन करना जरूरी हो गया है आप सब लोगों के लिए? राखी जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल की सभी टीम को और जो इस पैनल पे बैठे हुए सभी मेहमान को नमस्कार। देखिए, बात पीडीए की अच्छे चल रही है। पीडीए कोई जाति नहीं है, पीडीए में वो दर्द है, पीडीए में वो उत्तर प्रदेश की हकीकत है, पीडीए में ही वो सब आते हैं जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है। आप सोचिए, सरकार में किसके साथ शोषण नहीं हुआ, किसके साथ अत्याचार नहीं हुआ। अगर इसको जाति पे लेके जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो जाति बनाने वाले ही लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और शोषण अत्याचार करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। समय समय पे आप देख लीजिए कि जो सबसे कमजोर हुआ है भारतीय जनता पार्टी, उसको अजगर की तरह निगल रही है। और यहाँ तक कि आज तो मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने पे कहीं भी कोई अत्याचार हो जाए, योगी आदित्यनाथ जी को दिखाई नहीं देता, मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ता, अमित शाह जी को दिखाई नहीं पड़ता है। बस क्या, वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, बारी बारी पे कई नारे बदल देते, कभी कभी पीडीए को कहते हैं कमजोर हो गया। तो पीडीए में वो लोग आते हैं जो वाकई में इस देश में, इस प्रदेश में अपना हक और अधिकार देना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, बराबर में लाना चाहते हैं, लोगों की दर्द में खड़े होना चाहते हैं। चाहे वो जनेश्वर मिश्रा जी हो, और चाहे वो आज हमारे जो पवन पांडे जी हैं, मनोज पांडे जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस पीड़ा को समझते हैं कि किसके साथ शोषण हुआ, किसके साथ अत्याचार हुआ, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहकर उनको उनका हक और अधिकार देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगे, एक बार सभी की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर बहुत सारे सवाल हैं उस पर आगे बढ़ूंगी। शमशी आजाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। पीडीए पंडित की नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौती? बचा पाएंगे? बड़ा एक वोट बैंक है और ब्राह्मणों को रिझाने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी का ये पीडीए फार्मूला अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जब स्कूल चलो अभियान का मामला चल रहा था, तो उसमें पीडीए पाठशाला खोली गई थी, जिसमें पा से प्रतीक, माँ से मुलायम, माँ से अखिलेश, दा से डिम्पल, ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जा रही थी, और वो भी मात्र 3 से 4 दिन तक ही चला। तो यही पीडीए का भी हाल है, पीडीए पीडीए चिल्ला रहा है, लेकिन चुनाव आते आते जो है समाजवादी पार्टी का यह पीडीए जो है बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह, या कहा जाए कि सूखे पत्तों की तरह, पतझड़ की जब हवा चलती है तो उड़ने लगता है, वही हाल समाजवादी पार्टी के पीडीए की है। इनके पास जमीनी कोई मुद्दा नहीं, इनके पास जमीनी कोई संगठन नहीं, इनके पास जमीनी कोई कार्यकर्ता नहीं। अभी भाई साहब जनेश्वर मिश्रा जी की बात कर रहे थे, अरे जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों पर चलकर ही समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने सत्ता हासिल की थी। लेकिन जब से अहंकारवादी अखिलेश यादव जी के हाथ में सरकार आई, सत्ता आई थी, तो उन्होंने अपने अहंकार में, अपने दम्भ में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को तितर बितर कर दिया। और उन्होंने न सिर्फ जनेश्वर मिश्रा बल्कि राम मनोहर लोहिया या इनके जो भी जननायक थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, जो स्तंभ थे, उनके सभी विचारों को अपना दरकिनार करते हुए, कुचलते हुए अपना अखिलेशवादी सिद्धांत लेकर समाजवादी पार्टी की राह पर चले। और आज यही वजह है कि लगातार 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 लगातार समाजवादी पार्टी हारती चली जा रही है। और इनको ये लग रहा है कि पीडीए नामक फार्मूला ये लेकर जो चल रहे हैं, तो इससे इनकी सत्ता में वापसी हो जाएगी। ये कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये पंडित को साधने की कोशिश करते हैं तो मनोज पांडे जैसे लोग इनकी पार्टी छोड़कर अलग हो जाते हैं। जब ये दलितों की बात करती हैं तो पूजा पाल जैसी महिला सशक्त वो जो है कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़ देती है। जब क्षत्रियों की बात करती हैं तो अभय सिंह जैसे लोग, राजा भैया जैसे लोग समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने हमेशा
संतों का अपमान किया, जिसने हमेशा सनातनियों का अपमान किया, जिसने हमेशा राम जी का अपमान किया। अभी आपने देखा होगा कि सदन में हमारे विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी ने जो पोस्टर दिखलाए, जिसमें जो है अयोध्या का फोटो बना हुआ था, जिसको लेकर ये नारा लगा रहे थे, और उसके बाद जब वो उनका फोटो खिंच गया तो उसको फाड़ कर वहीं वेल में फेंक दिया गया। तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, ये जनता जान चुकी है। और जनता ने गंगा जल हाथ में लेकर ये प्रण लिया है, क्योंकि जब भी वोट करने के लिए जाती है तो उसको 2012 से 2017 तक का वो तांडव करता हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चेहरा देता है, जिसमें एक नहीं 18 जिलों में कर्फ्यू लगे थे। 18 जिले आपके हवाले थे, और उसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे वो पीडीए के जो 2 स्तंभ अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज, जिनको ये कहते हैं, सबसे ज्यादा वही प्रताड़ित किए गए थे। आज भी उन दंगों के जो है कहीं ना कहीं जो है आरोपी जो है जेल में बंद है, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी की जिम्मेदारी नहीं ली। अखिलेश यादव ने जो सबसे बड़े इनका चेहरा था, अखिलेश यादव मतलब एक ये बात यह नहीं कि वो किसी भी अपने पार्टी के नेता को या कार्यकर्ताओं को या उनके साथ जो गठबंधन के नेता कार्यकर्ता रहते हैं, जब वो उनका कद बढ़ने लगता है तो फौरन उसको कुचलने का काम करते हैं। और ये काम उन्होंने किया आजम खान के रूप में, अगर आप देख लीजिए, क्योंकि आजम खान का नाम उनसे ऊपर चलने लगा था। लोग कहते थे कि आजम खान मिनी मुख्यमंत्री हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करवाई, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादातर कार्रवाई जो हुई है वो अखिलेश यादव के कहने से भी हो सकता है कि हुई हो, जो आरोप लगे, क्योंकि आज तक अखिलेश यादव ने काउंटर नहीं किया। आज तक अखिलेश यादव जो उनका दल का कोई भी नेता आजम खान के लिए सड़कों पर नहीं उतरा। और हमने ये भी देखा कि 2024 और 2022 के चुनावों में आजम खान का जो पोस्टर लगा करता था, जो उनके मंचों से जो है जिससे अखिलेश यादव बोलते थे, तो उसको भी हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये झूठ जो था वो जनता की समझ में आ गया, और जनता अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी से किनारा हो चुकी है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मेरी आवाज बढ़िया मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज बढ़िया मिल रही है सर। और आप राजेश कुमार दुबे हैं, और उत्तर प्रदेश में पीड़ित पंडित की बात हो रही है, P4, तो बहुत बेहतर सवाल सटीक व्यक्ति के पास पहुंचा है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, मुझे नहीं पता वो कौन सा वाला गठबंधन है, इलेक्शन तक रहेगा नहीं रहेगा, बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन जो सिनेरियो इस वक्त आया है निकल के, ये तो बहुत कुछ बता रहा है। जी जी, देखिए राखी जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि आप संसद में न रहें, गठबंधन था, है और रहेगा। इसमें आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का मत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो आपका सटीक सवाल है, आप समझती हैं कि सटीक व्यक्ति से कर रही हैं, तो उसका हम आपके सवाल का स्वागत कर रहे हैं, और हम पूरा शुद्ध हृदय मन से आपको जो है आप उत्तर देंगे, बिना दाग लपेट और बिना राज। मैं आपको बताऊं कि वो लोग जिनको गोरखपुर का हाथा नहीं भाता, वो सत्ता में है, और उसको उसका दंश जो है पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को जो देना शुरू किया, जो उनकी राजनीति को अवहेलना करना और प्रशासनिक प्रताड़ना करना, वो आपसे छुपा नहीं। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के मुखिया का संबंध जो है वो पूर्वाग्रह से, जो गोरखपुर में हाथा के साथ रहा, वो पूर्वाग्रह मानसिकता में बदल गया है, जिसका दर्द पूरे उन सभी ब्राह्मणों को जिनके कंधे को बैठ कर जो सत्ता में है, उनको भी झेलना पड़ा, पूरे ब्राह्मण समुदाय को झेलना पड़ रहा है। क्या ये सत्य नहीं है कि हमारे सर्वोच्च धर्म गुरु श्री सद्गुरुदेव भगवान पूज्य शंकराचार्य महाराज, जिनका पौराणिक महत्व है और जिनका जो है जिम्मेदारी है, और उन्होंने कुंभ 2025 में जो बाघ मेला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लगता है प्रयागराज में, उसमें प्रशासनिक अक्षमता के कारण, प्रशासनिक उदासीनता के कारण, मिसमैनेज के कारण, कुप्रबंधन के कारण, तमाम वीआईपी कल्चर को बहुत ज्यादा तवज्जो महत्व देने के कारण, इस तरह से सनातनियों का, धर्मावलंबियों के
वो अपना बहुत बड़े पैमाने पर सनातनी भक्तों को जो शरणार्थी से जान गंवाना पड़ा था, उसका तो पूछने की इच्छा है। 2026 में उसका बदला लेने के लिए एक पौराणिक महत्व का संदेश देने के लिए जो एक इस्लाम की परंपरा थी, उस पर कुठाराघात नहीं हुआ क्या? उनके साथ चलने वाले ब्राह्मण बटुक जो कि सिखा ब्राह्मणों का आत्मसम्मान है, उनकी सिखाओं को पकड़ करके ऐसे पूर्वाग्रही शासन प्रशासन के आदेश निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा उनके आत्मसम्मान को ये आवाज जनता सुन रही है आजकल, ये नहीं सुन रहे हैं। नहीं किया गया, क्या बूटों से ध्वनि दौड़ा गया बुजुर्गों को और महिलाओं को, सन्यासियों को, या अपना जो है एक सन्यासी के पास, एक धर्मावलंबी के पास अपना जो है संकल्प के इनको कट करके दोबारा ऐड करना चाहिए। एक संकल्प के साथ कई दिनों नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है शमशी जी, मौसम खराब है ना। हाँ वही कहने तो राखी जी को बताए ना, राखी जी जो बताए उनको कि दोबारा से कट करके करें, दूसरे सवाल जवाब करें। गाड़ियों को प्रचार करके नहीं होती रही, या तमाम ऐसे ब्राह्मण से थानों में न्याय मांगने गए, उनकी इतनी पिटाई हुई कि जो है उनकी प्राण गंवाने पड़े और वो जो है दंत नहीं दे रहे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका जो है जिन ब्राह्मणों के, अभी आपने कहा कि 2014 से सुनील भाई कहाँ रह रहे हैं आप? ब्राह्मणों में जिनको लखनऊ में की सरकार बनाई, आप रहते हो भाई? ब्राह्मण समुदाय के लिए डबल इंजन की सरकार साबित हो रहे हैं। तो जो राजनीति करने वाला राजनीतिक दल है, इसने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए में क्या कहा, मैंने उनको भली बात सुना। राजेश जी आपकी ना ऑडियो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मतलब बहुत देर से कोशिश करना है सभी लोग कि समझे, बहुत हद तक चीजें समझी भी, लेकिन बीच बीच में आधा ऑडियो चला जाता है, फिर वो पता नहीं चलता कि क्या एक्चुअल में आपने अपनी बात रखी। तो एक रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से हम आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। यदि आप कहीं ऐसी जगह हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए नेटवर्क में आ जाए, क्योंकि मुझे नेटवर्क इशू ही लग रहा है, ऑडियो ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा से प्रॉपर समय दूंगी आपको जल्दी से, ठीक है? सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही मेरी? हाँ, दुबे जी के बाद अगला सटीक सवाल त्रिपाठी जी से। अब मुझे ये परिभाषा आप समझाइए, ये पीडीए सर, मैंने तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा ही देखा सुना था। फिलहाल जो सिनेरियो बनता हुआ मुझे दिख रहा है कि पीडीए पंडित की जो नई परिभाषा निकाली गई है, नहीं अच्छी बात है। देखिए चुनाव जीतना है, जाति समीकरण तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात ही अलग होती है, बहुत प्रभावी होती है। इसको आप कुछ भी कर लीजिए, मुद्दों से इतर ये फैक्टर तो काम करते ही हैं। तो ये जो एक निशाना लगाने की कोशिश है, ये कितना सही और सटीक बैठेगा? देखिए राखी जी, उत्तर प्रदेश में जाति चाहे जो राजनीतिक लगभग चुनाव काफी दिनों से केंद्रित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन अपने ताबूत में इतने कीले ठोक चुकी है। शमशी जी 27 चुनाव आपके लिए बहुत ही कठिन हो। कारण है कि जो ब्राह्मण नेता थे आपके, वो आपने सब किनारे कर दिए, और जो आउटसोर्सिंग से आए उनको सबको आपने टॉप पे बैठा दिया, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे मनोज पांडे जी हो। ऐसे जो भी दूसरे दलों से आए उनको प्राथमिकता दी गई, और जो आप कोर समर्थक था, हम नहीं कह रहे शमशी जी, लोग कहते हैं मैं इनके बीच बैठता हूं, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप उत्तर प्रदेश में यूजीसी ला करके अपने कोर वोटर को काटने का पूरा प्रयास किया, जो आज भी कहीं न कहीं भटक रहा है, जो आप कोर वोटर था। विशेषकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन ही आपके सबसे ज्यादा सपोर्टर थे। यही कांग्रेस दलित भी था, मुस्लिम भी थे। ये 4-5 लोग जिस पार्टी में रहे राखी जी, वो वास्तव में सत्ता में रही। लेकिन ब्राह्मण वर्ग से आता हूं, वो तारीफ तो नहीं कर रहा हूं राखी जी, हर जात धर्म अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन ब्राह्मण धर्म का तो जावाक होता है, राष्ट्र का प्रेमी होता है, करता है, ब्राह्मण सदैव उसके साथ रहता है। तो इतिहास रहा है हमारे ब्राह्मण समाज का, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, अगर अन्याय अत्याचार किए हैं तो खुलकर ब्राह्मणों ने विरोध किया है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का आज। लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं
किसान परेशान, नौजवान परेशान और मेरी समझ जनता पूरी परेशान। कहीं आप इतने टैक्स लगा दिए लोगों ऊपर, इतना टैक्स तो मेरी समझ से उपभोक्ता परेशान, बिजली मिलती नहीं है। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट कनेक्शन कर दिया आपने, लोड बढ़ा दिया, बिल बढ़ा दिया, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स, टोल टैक्स, कितने टैक्स लगाए हैं आपने, इसका हिसाब राखी जी जनता जरूर लेगी। और ब्राह्मण की बात जो आप कर रही है, देखिए एक पार्टी ऐसी जिसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी। बहन मायावती जी भी ब्राह्मणों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि सपा के बीच की लड़ाई में बसपा, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला मायावती जी समझ चुकी थी, इस वर्ग को साधा है, सरकार उनकी बनी है। भले ही 12% पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन राकेश जी ब्राह्मण समाज आज भी मैं मानता हूं 25% है। मैं आप पास बैठ रहा हूं, मेरे साथ 10 मुस्लिम भी है, 10 यादव भी हैं, 10 ठाकुर भी हैं, तो आप अगर परसेंटेज निकालिए तो एक साथ 12 से हम 24-25% तो इसे हो जाते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जो मेरी बात मानते हैं और मेरे बताए हुए रास्ते चलते हैं। अखिलेश जी देखिए, अब वो भी समझ रहे हैं कि ब्राह्मण भाजपा से अलग हो चुका है, तो अब उसको साधने का प्रयास अखिलेश जी द्वारा भी किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जब ब्राह्मण रहा है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जनेश्वर मिश्रा जी को लेकर के कई बार कुछ ऐसे नहीं टिप्पणियां भी सही नेताजी ने, लोग कहते थे कि जनेश्वर मिश्रा क्या करते हैं, खाते पड़े थे ब्राह्मण है। मुलायम सिंह जी कहते थे, हमारे तो बहुत नजदीक रहे, मैं तो खुल कहता हूं चैनलों पर, नेताजी ने कहा जनेश्वर मिश्रा कद्र तब होती है जब मंच पे आते हैं। देखिए पब्लिक कैसे सुनती है और कितना समर्थन करती है इनका। तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विशेषकर मैं देख रहा हूं भाजपा से एकदम विमुख हो गया है। और ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय भी अलग हो गया, वैश्य भी इनसे अलग हो गया। यूजीसी कानून लाने क्या आवश्यकता थी, जिस तरह से SC/ST एक्ट में संशोधन करके उसको कठोर बना दिया गया। अभी देखिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के लोगों ने यादवों मारा और उस पर चुप है लोग। मेरे सारे बुद्धिजीवी प्रवक्ता बैठे हैं, पूछिए उत्तर प्रदेश क्या घटना चल रही है। तो अखिलेश जी ऐसी घटनाओं पर मौन होते हैं और ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो ब्राह्मण सपा में रहा है, जा भी सकता है, लेकिन कई घाव ऐसे समाजवादी में पहुंचकर लोगों ने दे भी दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति वहां पहुंचता, मैं तो बार बार तब भी कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण समुदाय था, क्षत्रिय समुदाय था, वो वास्तव में धर्म ध्वजावाहक है। और जब रामायण पे चोट की गई, रामायण फाड़ी गई, नोची गई और क्या क्या नहीं कहा गया, वो दर्द भी कहीं कहीं ब्राह्मण समाज के दिल में बनी हुई है। लेकिन ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है राकेश जी कि जिसको आप कुछ भी कह लीजिए, माफी मांग लेते, क्षमा कर देते। ही मायावती जी ने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनकी मारो जूताचार, फिर उन्होंने माफी मांगी, ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिर व्यक्ति होता चाहे जिस समाज का हो, वो हठी नहीं होता है। और भाजपा अभी तक हठी थी, कारण आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में क्या हाल हो गया इनका। ऐसे अपने कोर वोटरों को, कोर समर्थकों को आप किनारे करेंगे। राकेश जी एक सेकंड कॉल दे दीजिए। संजय विनायक जो सेंट्रल मंत्री भी रहे, मैं देखता हूं उनके वहां जाता हूं, कभी 1000-1500 लोग रोज मिलने आते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनको भी मुक्त कर दिया गया। ऐसे 1 दर्जन मैं नेताओं बता दूं जो भाजपा के झंडे में जन्म लिए हैं, उनको आप किनारे करते जा रहे हैं। आप कार्यकर्ता हैं, वो दूर हैं आपसे। तो ये किराएदारों और सोशल सर्विस जो सर्विसेज है, इनके सहारे भारतीय जनता पार्टी नैया पार होना, किसान परेशान, नौजवान परेशान, जनता परेशान। ये राखी जी। ठीक है, देव प्रताप जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देख पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्लीज अपनी बात रखिएगा, क्योंकि सियासत के केंद्र में फिर एक बार जातीय गणित आया है और उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल नजदीक ही है। मैम क्वेश्चन जरा दोबारा करिए। जातीय गणित एक बार फिर सियासत के केंद्र में, उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे देखते हैं? पीड़ित पंडित की बात हो रही है, PDA फैक्टर पहले से चला। देखिए सबसे पहले आपके सभी चैनल और पैनल में हैं उन सभी साथियों को जय भीम। अभी जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, उससे किसी पार्टी ने सबक नहीं सीखा है। हालांकि इसमें RSS के कैडर ने, एक बात तो मैंने अखबार में पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि इसको केस स्टडी के रूप में देखिएगा। आज जो पीड़ित पंडित की बात कर रहे हैं, रियलिटी में वो जनरेशन को और आने वाले वोटर को समझ नहीं रहे। पीड़ित तो किसी भी वर्ग का हो सकता है। अगर आज भी 75 साल के बाद में अगर जाति को केंद्र पर रखकर के राजनीति करेंगे, तो निश्चित रूप से फिर आप विश्व गुरु वाली अवधारणा नहीं कर पाएंगे।
और जनरेशन बदल रही है, वोटर बदल रहा है। आपने ये जंतर मंतर पर देख लिया है, और अभी भी ये दकियानूसी बातों पर और जातिगत वोट के आधार पर यूपी को देख रहे हैं, अभी बदलते हुए वोटर को नहीं देख रहे। जबकि अगर आप देखा जाए, जबकि हमारे जितने भी नेता हैं, सारे लोग तो विदेश से पढ़ के आए हैं, उनकी जनरेशन विदेश से पढ़ के आई है, लेकिन वो आज भी मतलब उत्तर प्रदेश को प्रभुत्व उत्तर प्रदेश की नजर से नहीं देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो जातिगत रूप से जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, यह देश के विभाजन और समाज के विभाजन का काम करेगा। चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, चाहे ठाकुर समुदाय हो, चाहे वो दलित समुदाय हो, कोई भी हो, सब में बुद्धिजीवी होते हैं और सब में ही क्रिमिनल्स भी होते हैं और खराब भी व्यक्ति होते हैं। आप अच्छे लोगों को लेकर के राजनीति क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, ना तो ये संविधानवादी है, क्योंकि संविधान तो ताक पे लेके चलते हैं। आपने देखा हुआ, अभी हमारे विद्वान साथी सुनील जी बोल रहे थे, SC/ST एक्ट में बोल रहे थे। मैं सही बताऊं आपको कि मैं जिस वर्ग से आता हूं, उनकी पीढ़ी अलग है। सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर होते हैं। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, गुजरात में आप देख लीजिए, आंकड़े बताते हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, जहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या दे पाए हम आज? कैसे आपके ऊपर भरोसा कर ले? अब बात रही अखिलेश यादव जी की। अब चूंकि 2024 के चुनाव में दलित समुदाय ने संविधान बचाने के लिए वोट किया था, सीने पे पत्थर रख के उनको वोट किया था कि कैसे भी करके संविधान को रोकने वाले, संविधान को बदलने वाले लोग सत्ता में ना आता। हालांकि वो आए, बात अलग है, लेकिन एक बैरियर लगा। तो अब वो जो दलित समुदाय है वो इनसे कट गया है। अब कहाँ जाएगा? तो वही जो राजनीति है, जातिवादी राजनीति, कि ब्राह्मण को साध लो सब सध जाएंगे। अरे नहीं भाई, ब्राह्मण भी समझदार है, हर कौन समझदार है, वो अब अपना हित समझ रही है। जंतर मंतर पे देखिए, किसानों के आंदोलन पे देखिए, मजदूरों के आंदोलन पे देखिए, जाति इस बार कहीं दिखाई नहीं दी है। तो हमारी जो पार्टी है और हमारा जो विचार है, वो हम कहते हैं कि संविधानवादी और देश को ध्यान में रख करके वोट करेंगे, और वोटर को केवल जाति के आधार पर न समझे, उसे देश के नायक के रूप में, उनके हक हुकूक के नायक के रूप में अगर देखेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो जातिगत जो कार्य कर रहे हैं, ये पराजित होंगे। ये सारी पार्टियां पराजित होंगी, और ये इनके हताशा के लक्षण हैं जो जातिगत सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है दारा सिंह जी, ऐसा मुझे बात समझ में आ रही है कि इन सम्मेलनों से कुछ नहीं होगा। हालांकि हर राजनीतिक दल का अपना एक अधिकार है, इलेक्शन है तो चुनाव प्रचार भी होगा। ये एक क्योंकि जो समीकरण बनते हैं, कहाँ कौन किसके तरफ जा सकता है, उसको लेके सम्मेलन भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो बात निकल के आ रही है इस चर्चा के माध्यम से, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फैक्टर आखिर चलेगा कौन सा। तो क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी आए तो क्यों आए, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आपको इसके साथ लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ इस पीडीए से इतर भी ये हैं चीजें, इसमें आप किसी को भी लाइए, लेकिन इससे इतर भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको लेकर लाना पड़ेगा, तभी कोई चुनौती आप दे पाएंगे बीजेपी को। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी, उस पर कार्यक्रम था, और जो ज्ञानेश्वर मिश्रा जी को मानते, आपने देखा होगा कि आज 2 कार्यक्रम हुए। एक ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में हुआ था, जहां पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे। कार्यालय पे भी जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें सब लोग थे। अब इसको अगर जाति का भेद रंग दे रहे हैं, तो उस पे देखिए, उस पे साफ ये बताना चाहता हूँ, मैंने पहले कह दिया कि हम लोग इस देश को बचाने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो हमारे आरक्षण का विरोध करेगा वो हमारा विरोधी होगा, जो हमारे संविधान का विरोध करेगा वो हमारा विरोधी होगा। अभी आपने देखा होगा कि जब हमारी बात जब भारतीय जनता पार्टी के साथी से संतरी आजाद जी से आपने सवाल की, तो उन्होंने कम से कम अखिलेश के अलावा अपनी पार्टी की नीतियां नहीं बताई, अपने कार्यशैली को नहीं बताया। क्या बताया? बस अखिलेश जी पर ये आरोप लगा दिया, अखिलेश जी पर वो लगा दिया, और चले गए कहाँ? आजम खान साहब। अभी जब आप यूनिवर्सिटी तोड़ रहे थे, तो अभी समाजवादी पार्टी के साथी सांसद विधायक सब लोग वहां गए थे, ये आप याद रखिए। और शमसी आजाद जी जिस लिए आप भारतीय जनता पार्टी में है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले ही कह दिया कि भस्मासुर है। जब तक आपको वो इस्तेमाल करेगी, जब तक आप उनके काम के हैं, और जिस दिन आप काम के नहीं होंगे शमसी आजाद जी, आप सोचिए, हम तो आपको यादव जी व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे हैं, मैं हमला करूंगा फिर आप भाग जाइएगा।
राजनीतिक हम चर्चा हो रही भागने है, वहीं वाले तक करें। नहीं, सुनिए, देखिए मैं बहुत भागने वाला नहीं। नेशनल चैनल पर मैं बचा करिए व्यक्तिगत टिप्पणी करने से। नहीं, आपका मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सुन तो लीजिए, आपसे अखिलेश अखिलेश कह रहे थे उसलिए अरे कह रहा दारा हूँ। सिंह आप जी, शमसी जी ने तमाम को विदेश भगा दिया, लुटेरे भाग गए, हाँ आपकी क्या हैसियत है बताइए? भाजपा वो हाँ पार्टी है। नहीं नहीं, वो तो है। देखिए मेरी बात है, मैं जनता के लिए बात पक्ष को लेकर बैठा हूँ, मैं उसी पे आ रहूंगा। आप ये बता दीजिए, सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ? दलित का हुआ। सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे हुआ? ब्राह्मणों पे हुआ। इनकाउंटर किसके सबसे ज्यादा किए आपने? ब्राह्मणों के किए। और आपने ये देखा कि आपने ये तो दिखा दिया कि हमारी पुलिस की गोली चल रही, मगर आपने ना उनके अपराध बताए किसी से, ये भी नहीं बताया कब का इनामी है क्या है। आपने सिर्फ ठोक पीट के, जानते किस लिए? सिर्फ वाहवाही लूटने के। और आपने यहां तक कि देखिए, आपकी हर बार चोरी पकड़ी जा रही, हर जगह पकड़े जा रहे हो। अभी आपने कहा सनातन विरोधी, अरे समाजवाद ही सनातन है। आप ये क्यों नहीं मानते? हमारे कोई भी पूर्वज आज तक सनातन का विरोध किया ही नहीं। हमने विरोध उसका किया जो हमारे आरक्षण का विरोध किया, हमने उसका विरोध किया जो हमारे हक अधिकारों पर बैठा हुआ कुंडली मारे। मैं तो ये तो नाम लेके मैं नहीं कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े पिछड़े सबका हक अधिकार खा लेना समय समय पे। किसका हक नहीं खाया बताइए हमें? चाहे वो मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां आंकड़े आप देख लीजिए, किसके साथ सबसे ज्यादा अपराध किया गया, शोषण किया गया। तो ये देखिए ना, आप एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण हमारा वोटर है, कोर वोटर है, दूसरी तरफ आप उसको गोली मरवा रहे हो। किस लिए मरवा रहे हो? इसलिए ताकि आपका जो है योगी जी सिर्फ मजबूत है, और आपकी गोली वहां भी रुक गई, बुलडोजर आपका वहां भी रुक गया जहां योगी जी की स्वजाति के लोग थे अपराधी। आज भी उत्तर प्रदेश के मैं आंकड़े दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। शमशी जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में कौन क्या किया। 10 साल आपकी सरकार के हो गए, मगर आप अखिलेश यादव जी पर आरोप लगाते हैं, यही आपका दुर्भाग्य है। आप अपने काम नहीं बता पा रहे हो, और हम आज आपके इस चैनल के माध्यम से आपके 5 काम बताते हैं। आप जातियों में बांटा, इस देश को बर्बाद किया, नौजवानों को सड़क पर ला दिया, किसानों को सड़क पे ला दिया, वकील, पुलिस, सभी कर्मचारियों को सड़क पे ला दिया। किसको छोड़ा आपने? मीडिया तक को नहीं छोड़ा, उसमें भी मुकदमा आपने पत्रकारों को कर भी दिया। लाइन में ला दिया, सचिवालय पास बंद। हाँ, जी जी जी, वही लाती है। जो पैसा देगा उसका पास होगा, नहीं तो वो भी खत्म। बताइए आपने किसको छोड़ा? सबको तो डस लिया, और फिर कहते हो सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा जब हमारे देश में नागरिक बचेगा नहीं? तो क्या करोगे? क्या करेंगे मोदी जी, अमित शाह जी क्या करेंगे, मोहन भागवत जी क्या करेंगे? योगी जी के अंदर जब योगी जी से सवाल करने लगे, मैं कर रहे थे, और झूठे आरोप लगाने के लगा देते हो आप लोग। आंकड़े दिखाइए। देश प्रदेश आपसे पूछ रहा है कि आपने कितनी नौकरियां दी। देश प्रदेश आज पूछ रहा है कि जो ये बजट पास हुआ, इसमें वकीलों का कितना है, पत्रकारों का कितना है, विकलांगों का कितना है, सबका कितना बना। और ये जो ऐतिहासिक बजट आपने पास कर दिए थे, वो बजट कहाँ चले गए? आज भी कच्चे सड़कों पर है, आवाज तो दे नहीं पाते हो। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगे, 1 सेकंड रुकिएगा। शमशी आजाद जी, मुझे लगता है सवाल उनके तरफ से बहुत सारे हैं, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से थोड़ा सा इधर उधर इसलिए होते हैं क्योंकि जब इलेक्शन के मुद्दे पर बैठ जाएं हम, और तो बहुत सारे फैक्टर आते हैं, उसमें अत्याचार भी आएगा। हालांकि जाति गणित पे और समीकरण पे बात हो रही है तो जातियों का तो जिक्र ठीक है, संभव हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन उससे इतर मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जितनी बातें आ रही हैं, जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सब में क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि पीड़ित पंडित या ब्राह्मणों का फैक्टर उस तरफ चला जाएगा तो उससे नुकसान हो जाएगा? मुझे लग रहा है इससे इतर बहुत सारी चीज़ों के मंथन की ज़रूरत है जो इस चर्चा से निकल कर आ रहे हैं। कहाँ ऐसी कमी हो गई है कि इतने सवाल पार्टी पर उठने लगे? देखिए, 10 साल करीब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, और 12 साल से अधिक का समय केंद्र में हो चुका है। बहुत बड़ा परिवार है राखी जी, बहुत बड़ा परिवार है। आप समझ सकती हैं, आपको पता भी है कि जितने कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूल चूक ना नुकुर वाली बात होती है। लेकिन बात जब सरकार बनाने की आती है तो सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ बैठे हुए, मैं चुनाव के बाद इनसे पूछूंगा तो ये भी कहेंगे कि मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि विकल्प में है कौन, किसको दिया जाए।
कांग्रेस है नहीं, सपा में वही अपना बिरादरीवाद, जातिवाद है वही, और वो समाजवादी पार्टी के लोग ये दूसरों के ऊपर जाति की बात करते हैं। इन्हीं क्या कि तो मनोज पांडे थे मुख्य सचेतक, इन्होंने तो बनाया था, छोड़कर चले आए, जय श्री राम का नारा लगाया विधानसभा में, और आप बताते हैं कि हम असली सनातनी है। असली सनातनी होते तो अयोध्या जाकर अब तक माथा टेक चुके होते, लेकिन वही है, घमंड है कि हम नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी का नेता नहीं जाएगा। इनके पार्टी के मुस्कान मिश्रा जी चली गई थी महंत राजू दास से मिलने के लिए, तो उनको पार्टी से निकाल दिया। कोई बताता है कि भाई हमारे पति के हत्यारे को योगी जी ने सजा दिलाई, उनकी तारीफ कर देता है तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। अभय सिंह जैसे लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इनके यहाँ तो अभी टूट होने वाली है, फूट उखड़ने वाली है। ये कहाँ चुनाव की बात कर रहे हैं? अंडर 50 यानी 50 से भी कम सीटें समाजवादी पार्टी की आगे। मैं ये आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका थिंक टैंक इतना बड़ा है, अभी भी 58 विधायक और 9 मंत्री ब्राह्मण समाज के जो है भारतीय जनता पार्टी में है। कौन ब्राह्मण समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? कहाँ पर आपने देखा विरोध करते हुए, कहाँ प्रदर्शन करते देखा हुआ? कहीं दावत हो जाती तो आप इसको विरोध करके जो है भ्रम फैलाने का काम। आज भी हमारे बात हो जाए, बात हो जाए। अब ये करके बोलिए, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे फिर आप दयाराम जी, कोई फायदा नहीं है। एक आदमी बहन संजीदा हो रही तो उसको जनता समय निकाल के देख रही तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए। ये कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई यहाँ पर नहीं होती है। तो हम कम से कम भारतीय जनता पार्टी, ये हकीकत है कि सबका साथ सबका विकास का नारा जो मोदी जी ने दिया था, तो आज उसमें कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है। ऐसे ही नहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया गया, ऐसे ही नहीं उन्होंने जो इतना लंबा समय जो है केंद्र में जो है बिता दिया। और उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं तो आप देखिए कि अभी आपने देखा कि जिस तरीके से नितिन नबील का 48 डिग्री टेम्परेचर में लोगों ने स्वागत किया है, तो ये लग रहा है कहीं से ब्राह्मण समाज नाराज है, ये लग रहा है कहीं से दलित समाज नाराज है, ये लग रहा है। और ये बात करते हैं इनसे ज्यादा आज समाजवादी पार्टी से ज्यादा यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में, हमारे यहाँ जौनपुर सदर से जो हमेशा वहां से मुस्लिम समाज की सीट थी, ठाकुर समाज की सीट थी, वहां पर गिरीश यादव ने दूसरी बार जीत दर्ज की और दूसरी बार जो है मंत्री बने हुए हैं। तो अब कहाँ रह गया है? शहर के सादे जितने ज्यादा बिरादरी के लोग हैं, आज कहीं ना कहीं इनकी विडंबना ये है कि बस शमसी आजाद कैसे भाजपा में है, मुख्तार अब्बास कैसे भाजपा में है, बासित अली कैसे भाजपा में है, दानिश आजाद। अरे आपने खरीद रखा है। वो वक्त चला गया कि जब जो है वो अंधेरे में रहते थे। आज अल्पसंख्यक समाज को ये लग रहा है और उसने चुना है भाजपा को, तो कहीं ना कहीं देश में अमन चैन बना हुआ है। इन्होंने हमेशा छात्रों से दंगा कराने का काम किया, किसानों से हमेशा दंगा कराने का काम किया, महिलाओं को हमेशा सड़कों पर उतारने का काम किया। तो यही ये चाहते हैं कि देश में जो ये एक विचारधारा बनी है, देश जो आज कहीं ना कहीं सुसज्जित हो रहा है, उसमें फूट डालकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अरे परिवार की बात आप करते हैं, आप जब भी कुछ होता है तो हम अखिलेश यादव प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव राज्यसभा में, अखिलेश यादव लोकसभा में, अखिलेश यादव स्टार प्रचारक, अखिलेश यादव। अरे अखिलेश यादव जी, इससे उभरिए। सेकंड लाइन समाजवादी पार्टी ने आज तक खड़ी नहीं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरा सवाल है कि क्या है समाजवादी पार्टी में सेकंड लाइन? मैं इनसे भी अगर पूछूंगा कि 10 नेताओं के नाम बता दे, पत्रकार हैं बहुत बड़े, क्योंकि चेहरा जब दिखता नहीं, टीवी पर कोई आता नहीं, मैदान में कोई उतरता नहीं, जमीन पर कोई उतरता नहीं, तो जनता किसी नेता को समाजवादी पार्टी के पहचानते नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जिनका मैंने देखा कि गाड़ी से गुजर के हम लोग खड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के लोग बैठे थे, हमने कहा भैया कौन जा रहा है? कहना रहे हमको नहीं मालूम, झंडा लगा, लग रहा कोई नेता है। हम पहचानते थे क्योंकि हमने उनको टीवी पर देखा, तो मैं समझ गया, हमने कहा ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। पता नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी को कि ये चुनाव 27 का जो होने जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी अपना वजूद बचा ले, वही बहुत है। इनका वही हाल होगा जैसे जम्मू कश्मीर में जाके चुनाव लड़े, जैसे गोवा में जाके चुनाव लड़े, जैसे मध्य प्रदेश में जाके लड़े, यही हाल इस बार इनका उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ठीक है, दारा सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा क्योंकि राजेश जी की भी बात आनी है। और सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से एक बात रखिए। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ऐसी चर्चा के बीच में वो सवाल अधूरा रह जाए। 2 फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण, एक सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र निकला, जो मेरे पास भी एक सवाल था। दूसरा अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बात राजेश जी कर रहे थे, क्योंकि ऑडियो ब्रेक हो रहा था तो मैं नहीं समझ पाई वो क्या कह रहे थे, लेकिन वो एक पॉइंट था। इन सब चीजों का कितना इफेक्ट होगा? बहुत एक लाइन का सवाल है, एक अभिमुक्तेश्वरानंद की कड़ी में क्यों जोड़ रही हूं और दूसरी सोशल इंजीनियरिंग की कड़ी में क्यों जोड़ रही हूं, आप बेहतर बोल पाएंगे। देखिए राखी जी, पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरा कार्यकाल रहा वो अहंकार डूबा हुआ रहा। जिस तरह से बटकों की चोटियां नोची गई, जूते से रौंदा गया, कहीं न कहीं इसका भी परिणाम 27 चुनाव में इनके सामने आएगा।
अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं राखी जी तो गलत नहीं कह रहे हैं। जब से मैं देख रहा हूं इधर सबसे ज्यादा इनकाउंटर दारा सिंह जी यादवों के हुए, मुस्लिम के हुए, ब्राह्मणों के हुए, 3 के सबसे ज्यादा इनकाउंटर किए गए। जात की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी इतना आश्रित हो गई कि ब्राह्मण अगर मीटिंग करता है तो इनके पंकज चौधरी जी कहते हैं पंडित जी कैसे मीटिंग कर रहे हो, और कोई मीटिंग करता तो आप नहीं पूछते हो। मतलब सामाजिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, धार्मिक उत्पीड़न, ये 3 उत्पीड़न का जवाब 27 शमशी जी आपको मिलेगा। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ, मेरा भाजपा से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच में बैठते हैं और ईश्वर कृपा से मेरा आकलन बहुत कम ही गलत निकला अभी तक, क्योंकि जमीन में क्या हो रहा है इसका आभास आपको नहीं है। हम चौराहों पे जाते हैं, गांव भी जाते हैं, सड़क पे भी रहते हैं, खाली एसी में नहीं बैठते हैं। और पिछले चुनाव जो मैंने आकलन किया, मेरे वीडियो पड़े होंगे, आप देख लीजिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो। आप कह रहे कि 2 चेहरे दिखते हैं, अरे आप कहाँ योगी जी, मोदी जी और साथ तीसरा चेहरा आप बता दीजिए कोई आप पास। ये हर राजनीति में एक मुखौटा होता है। कभी भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, तो वहां भी यही हाल है। राखी जी देखिए, मुलायम सिंह जी जब आए उन्होंने ब्राह्मणों को पहले ही साधने के लिए परशुराम जयंती पे छुट्टी किया कि ब्राह्मण समुदाय खुश हो जाए उनसे। हमारे आदरणीय योगी जी जैसे आते हैं सबसे पहले परशुराम जयंती छुट्टी खत्म करते नहीं करते, इस बताइए आप शमशी जी। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस समाज हम तो पत्रकार हैं, जो भी आएगा उसकी जय, लेकिन समाज क्या कह रहा है उस पर आपको चिंतन मंथन होना चाहिए। बाहरी, मैं फिर कह रहा हूँ, बाहरी व्यक्तियों को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, जो आपके अपने कोर कार्यकर्ता हैं वो मारे मारे घूम रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार का ये हाल है, टंकियां गिर रही हैं, सदन में न विपक्ष चर्चा कर रहा है ना आप चर्चा कराना चाह रहे हैं। ये सब तमाम मुद्दे आप सामने ऐसे हैं शमशी जी कि 27 चुनाव में आप देखिएगा कि जितनी आप उम्मीद करते हैं, और आपको सोचना चाहिए कि बिहार का चुनाव आपके लिए बहुत बड़ी नजीर बन रहा है कि जिस सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी हार गया हो, इससे बड़ा आप चुनौती क्या हो सकती है। दतिया आप देख लीजिए, आपको सोचना चाहिए कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस उल्टी गिनती कैसे रोका जाए इस पर चर्चा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप दावा कर रहे हैं न चोर दूर न थी रात दूर, आप भी बैठे मैं भी बैठूंगा, देखिए क्या होता है। जी राखी जी। ठीक है राजेश जी, राजेश जी प्लीज अपनी बात रखिएगा जल्दी से। और मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन इसी चर्चा से एक बात निकल कर आई है, जैसे शमशी आजाद जी कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस को गिनता कौन है। अच्छा नहीं लगता ये सुन के, तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ इस बार अच्छा कुछ हो जाए तो कम से कम दतिया आया तो बहुत अच्छा हुआ, चलिए कुछ तो नाम हुआ कम से कम, है ना। और बांकीपुर में ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पीके आए, कांग्रेस नहीं सही, लेकिन कम से कम बीजेपी नहीं आई, तो ये विपक्ष को बड़ा सुकून रहता है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में क्या गाली नहीं खानी पड़ी दतिया चुनाव में। क्या सुनील जी, सुन नहीं पाई मैं, कह रहा हूँ ज्ञानेश कुमार जी बहुत खुश होंगे कि दतिया चुनाव में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, उनको गाली नहीं खानी पड़ी। इलेक्शन कमीशन बहुत खुश हुआ, ये बात तो सच है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कोई ईवीएम का झगड़ा ना हो, बहुत बहुत बड़ा सवाल हो जाता है ईवीएम पे बात करना। हाँ राजेश जी। जी जी राखी जी, देखिए ब्राह्मण समुदाय जो है यह केवल धर्मवादी ही नहीं होता, बल्कि यह सबसे बड़ा कट्टर राष्ट्रवादी होता है। इसके साथ साथ हर हमेशा शोषित वंचित को उठाने का और समाज के समुदाय में पाने जाने वाले सभी को जो है समावेशी एक साथ लेकर चलने के सिद्धांत का जो है नाम ब्राह्मण है, और इसीलिए ब्राह्मण सदैव आदरणीय रहा। और आपने देखा कि सत्ता चलाने में ब्राह्मण चाहे आजादी के पहले या आजादी के बाद, संघर्ष करने में भी ब्राह्मण आजादी के पहले और आजादी के बाद अन्याय के विरुद्ध खड़े मुखरित आवाज उठाने में ब्राह्मण सदैव अग्रणी रहा। ब्राह्मण विकासवादी होता है, राष्ट्रवादी होता है और धर्मवादी होता है। इसलिए आजाद भारत का इतिहास है कि जहां जहां जिसके साथ ब्राह्मण रहा उसको सत्ता मिली, और जो सत्ता पाने के बाद ब्राह्मणों को सिस्टम में तवज्जो दिया, ब्राह्मण अधिकारियों को सिस्टम में रखा, उसकी सत्ता जो है अच्छे से चली। और उस शासन काल को जो है, उस कालखंड को, उसके शासन कालखंड को गठबंधन टूट गया, सराहना जो है होती है। आज भी उसके प्रशासनिक क्षमता को जो है लोग याद करते हैं, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी समझते हैं, क्योंकि एक मजे मजाए नेता हैं वो, और इस बात को समझते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी ब्राह्मण को अपने पीडीए से जोड़ करके जो परिभाषित किया है, हम समझते हैं। भाई तो बात ये बात इमरान राय जी को भी तो बताइए, अखिलेश यादव जी की बुराई क्यों कर रहे हैं?
जो है लगातार जो है कहीं न कहीं अजय राय जो है समाजवादी पार्टी के राजनीतिक खिलाफ बोल सत्ता रहे की हैं, कुंजी कहीं इमरान मसूद बोल ब्राह्मणों रहे के हैं, साथ है, तो और गठबंधन बचा ब्राह्मण रहेगा जो क्या है जो इसकी तारीफ हो भारतीय रही है? जनता पार्टी से पीड़ित है, वह इंडिया गठबंधन के साथ और जो है नहीं, बहुत सही। कांग्रेस और सब समाजवादी कांग्रेस पार्टी में के चले गए साथ है, ब्राह्मण, इसलिए अब जो है तो उन्होंने समाजवादी कहा। पार्टी कहाँ जीत पाएगी जब सब कांग्रेस में चले गए? नहीं, वो गठबंधन का हिस्सा है शमशियादाद जी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो इस नजरिए से बात कर रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि सब उनके साथ आ शमशी गए। जी कहीं जून में आप बिना गर्मी में एसी की हवा सपम बैठे खाएं ये सब हो सकता है कि आप नहीं, वही इनसे हमको पूछिए कार्यालय ना में कि क्या बैठे मिले और गठबंधन बना खाते हुए। रहेगा? अभी अभी इमरान मसूद इनके खिलाफ नहीं, बोल मई रहे हैं, जून की कहीं गर्मी अजय राय में बोल रहे हैं, कहीं तो शमशी जी भी ना वही एसी में बैठ के अखिलेश जी के वहां दावत खाते नजर आए हमको। तारा सिंह जी नहीं, चेहरा मैं जो देख नहीं लो, बैठा और उसका मुलाकात हो वही। ठीक है, दावत खाने के लिए शमशियादाद की कमी नहीं है। देव हमको प्रताप आपके जी, घर पे हाँ हम कुछ आके कहना खा चाह लेंगे, रहे हैं? समाजवादी पार्टी ठीक है, तालीम नहीं एक करती। सेकंड रुकिएगा आप लोग प्लीज, एक सेकंड। देव प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए प्लीज जल्दी से। मैं काफी चर्चा सुन रहा था और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय देश की आजादी में सबसे ज्यादा आदिवासियों ने गोली खाई। मंगल पांडे से पहले आदिवासियों ने अपनी गोली खाई है और परिवार सहित खाई है, गांव में गांव खाई है। और अगर आप ये कहते हैं कि ब्राह्मण ही राष्ट्र नायक हो सकता है, तो निश्चित रूप से ये भारत की तो व्याख्या नहीं है, ये एक जातिवादी व्याख्या है। क्योंकि इस देश में सबने किया है काम, और आपने 30 से 35 साल दलितों पिछड़ों को दबा करके चमचे से बना करके सत्ता चलाई, और आप उसकी बात कर रहे हैं कि हम उनको इग्नोर करके सत्ता चला लेंगे। हम ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना कि जो बदलती पीढ़ी हुई है, इसे जाति को मिटाया है। और देखिए इस बार के जो 2027 के चुनाव होंगे उसमें आप देख लीजिएगा, बीजेपी तो फील्ड में ही बता रहे हैं एंटी इंकम्बेंसी कितना है। और जिस तरह से जो अखिलेश यादव जी ने भी ब्राह्मण समुदाय करके जातिवादी फिर राजनीति स्टार्ट की है, ये दोनों पार्टियां पराजित होंगी। आप देख लीजिए हालत बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि जब हम लोग जब चर्चा करते हैं, मैंने तो अभी पर्सनल 5 जिलों का सर्वे खुद किया है, और हमारी में व्यक्तिगत तो बता रहा था कि मैं सोचता था कि दलित और पिछड़े के हिसाब से आज की युवा पीढ़ी सोचती होगी। नहीं, मैं अपने खुद मायनों में गलत साबित हुआ। अब वैसी पीढ़ी नहीं सोच रही है। 2.5 करोड़ मतदाता डिसाइड करेंगे कौन आएगा। अब बात कीजिए बीजेपी की। बीजेपी ने आप उठा के देख लीजिए पूरे में किनको बैठा के रखा हुआ है, थानों में कौन बैठा के रखा हुआ है, प्रमुख सचिव के लेवल पे किसको बैठा के रखा हुआ है। और अभी देखिए जिनकी रिटायरमेंट की सजाती लोग बैठते हैं, कोई नई बात नहीं है। नहीं, मैं क्या मान रहा हूँ, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए ना, इसीलिए तो बदलाव की राजनीति चल रही है। अब वो बात आपको अब नहीं चल पाएगा। अब देखिए प्रमुख सचिव कौन है सर, जो रिटायर हो गए हैं उनको धोया जा रहा है। ये जातिवादी राजनीति नहीं है और क्या है। अब जनता सब समझ रही है, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। इलाहाबाद में आंदोलन हुआ, सारे लड़के जो लीड कर रहे थे ब्राह्मण समुदाय के थे, जो बीजेपी के खिलाफ में थे। अब उनको अब वोट के रूप में देखेंगे या अपने हुकूक के रूप में देखेंगे। तो ये जो बीजेपी की शायद सोच रही है और पीढ़ी सोच रहे हैं, ये दकियानूसी राजनीति के लेकर ही सोच रहा है। अब तो ऐसा होने वाला नहीं है। और ये 2027 के चुनाव देख लीजिएगा, और हमारी पार्टी तो पहली बार दतिया चुनाव में लड़ी थी, जहां बीएसपी पिछले चुनाव में 1150 वोट ले पाई, हमने 22,000 वोट पाए। ये किन के वोट थे? केवल जाति की वोट। आपकी पार्टी लड़ रही है, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है और गठबंधन में है, कितनी सारी अकेले लड़ पाएगी? बीएसपी को इस बार हल्के मत लीजिए आप। देखिए मैं बताऊं आपको, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं आपके प्रत्याशी? देखिए हम तो अभी, अगर हमारे हाईकमान ने निर्णय नहीं किया तो 403 पे हमारी तैयारी चल रही है फुल, और जिसमें हमने तो कोई लिस्ट जारी भी कर दी है। तो 100 सीट बता रहे हैं, किसमें नहीं, ये आपकी बात गलत सूचना है। हमने 45 को हमने अपने टिकट भी घोषित कर दी है। और देखिए पहली बार किसी नेता ने बाकायदा इंटरव्यू किया, हर मामले में किया, और प्रश्न आपने किया। हम लोगों ने क्या किए थे कि आप सदन में कितना बोलेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, विधानसभा की कौन कौन से मुद्दे हैं। बन रही थी आपकी सरकार बन रही थी भाई, आपने तो सबको किनारे कर दिया। सपा भी खत्म, कांग्रेस भी खत्म, भाजपा भी खत्म। देखिए हमारी तो 2020 में पार्टी बन के आई है। और नहीं, देखिए थे डिप्टी सीएम, देखिए हम सीएम की बात करेंगे, डिप्टी सीएम तो पद ही नहीं होगा। नहीं, आप मुझे बताइए डिप्टी सीएम संविधान में कहाँ पर पद है? आप लोगों ने लोकसभा उपाध्यक्ष आज तक नहीं बना पाया। आप जवाब देंगे इस पद के लिए? और डिप्टी सीएम कौन सा पद होता है? कोई पद नहीं होता संविधान में, संविधान विरोधी है। और ऐसे नमूने टाइप में बैठा करके
छाती को ठाकने के लिए कि हमारा उप मुख्यमंत्री बना गया। हिंदी में उप मुख्यमंत्री कहा जाता है। नहीं, होता ही नहीं है उप मुख्यमंत्री। और सुनिए, संवैधानिक पद है लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं, उनको समायोजित करने के लिए बनाया जाता है। नहीं होता नहीं तो आप ये कोई राजपद थोड़ी है, संविधान तो चलेगा। नहीं, किसे? अरे भाई आपके लिए न्यायालय खुला हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चैलेंज करिए ना। देखिए मुझे ऐसा लगता है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, सुनिए आपसी झगड़े का विषय नहीं है यहाँ पे। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगने लगा कि बुरा लग रहा है कि ब्राह्मणों के हित में कौन है। आप ये बताइए, दलितों के आप ये बताइए, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद आप क्यों नहीं भर पाए? ऐसी क्या कमी है आपकी पार्टी में? वही ब्राह्मण है। राजेश जी बताइए, कोई हजमा हो गया? एक सेकंड रुकिए, प्रताप जी, एक सेकंड रुकिए। आपसी बहस से ठीक है, रुक जाइए। राजेश जी कुछ कह रहे हैं आप? राखी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करे, जो सभी समुदाय को लेकर चलने की बात करे, जो विकसित भारत को बनाने की बात करे, जब निचले पायदान पे बैठे व्यक्ति चाहे वो जिस समुदाय के हों, जब उनका विकास होगा तब विकसित भारत बनेगा। ऐसा दल कौन सा है आज की राजनीति में? ऐसा दल कौन सा है आज की राजनीति में? मैं समुदाय की बात कर रहा हूँ, उसी को कहते हैं ब्राह्मण। भारतीय जनता जो पार्टी सर्वे भवन्तु की बात करे वो ब्राह्मण है, और ऐसे ही ब्राह्मण सम्मानित नहीं है। सभी दल में सारे लोग, सभी जातियां लगभग वोट करती है, किसी का परसेंटेज ज्यादा होता है, क्या कम होता है, अब ये तो मान नहीं लगता। समय बहुत हो गया, फिलहाल मुझे चर्चा को रोकना होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ब्राह्मणों को कौन साध पाएगा नहीं साध पाएगा, अभी सिनेरियो और निकलकर चीजें आएंगी। फिलहाल तो बहुत सारे मंथन चल रहे हैं, फिर हम चर्चा में बैठेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पीडीए का एक नारा था, तो पीडीए का जो विस्तार हुआ है वो पीड़ित पंडित हो गया है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस विस्तार को लेकर निकली है, सियासी आर पार की लड़ाई यहां दिख रही है। पूरी चर्चा में एक बात देखिए, सब अपनी अपनी बात को अपनी तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है, बीएसपी को कम नहीं आंका जा सकता, और उनका जो वोट बैंक होगा वो कहीं ना कहीं गेम बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। और एक तरफा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जाति देख के ही ये एक दूसरे को साध पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पीछे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करें, चाहे हम अविमुक्तेश्वर आनंद की बात करें, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस बार उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे उसमें हमें देखने को मिलेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।